तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में अध्याय 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर चुका है और जितने भी वीडियो अध्याय 1 के बने हुए हैं तो उनका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाकर पहला अध्याय का सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग कक्षा 10 के ही अध्याय 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले जितने भी इनके छोटे छोटे बातें हैं उनको जान लेते हैं, फिर हम लोगों को जो बहुपद का जो परिभाषा है वो अगर देंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग जानते हैं चर राशि के बारे में। चर राशि, तो बच्चों चर राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिनका मान बदलता हो। ठीक है, और अचर राशि, अच्छा वे राशि जिनका मान बदलता हो, जैसे ABCD पढ़े हैं ना, ABCD डॉट 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 XYZ तक ये जितने भी हैं वे कौन सा राशि कहलाते हैं? तो चर राशि कहलाते हैं। ठीक है, और कभी कभी जैसे ABCD अचर का भी काम करता है, वो बताएंगे कैसे काम करता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जान रहे हैं कि वे राशि जिनका मान बदलता हो चर राशि कहलाता है। ठीक है, जैसे ABCD डॉट 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 XYZ तक। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो है चर में क्या होता है? XYZ का होता है। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि वे राशि जिनका मान बदलता हो। जैसे हम लोग लेते हैं 2x + 4 बराबर 8 ले लिए। x का मान कैसे निकलेगा? तो 2x बराबर लिखेंगे 8 प्लस का 4 को उधर भेज दीजिए, माइनस का 4, या 2x बराबर लिख देंगे 8 में 4 गया 2, अब 2 गुना में है तो भाग में, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 2/2 कट जाएगा कितना बार में? ये नहीं, 8 में 4 जाएगा तो यहाँ 4 होता, सॉरी मिस्टेक हो गया है, 8 में 4 गया तो 4 हुआ, यहाँ 4 लिख देंगे, 2 गुना में है तो भाग में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 1/2 करेंगे तो 2 होगा। अगर हम ऐसा लिख दें 2x + 6 बराबर 8, तो x का मान निकालना है, तो 2x बराबर क्या लिखेंगे? 8 प्लस का 6 उधर भी है तो माइनस का 6, या 2x बराबर क्या लिखेंगे? 8 में 6 गया 2, अब देखिए यहाँ 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 2/2 कटा देंगे कितना बार में? 1 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 1। अभी अगर ले लिए 2x + 4 बराबर 0, तो x का मान निकालना है, क्या लिखेंगे? 2x बराबर प्लस का 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4, x बराबर क्या लिखेंगे? -4, और 2 गुना में है तो भाग में, कटा देंगे कितना बार में कटा? 2 बार में, तो इसीलिए जो है x बराबर कितना हो गया? -2। तो आप देख रहे हैं अभी हम लोग मान बदल रहे हैं तो x का भी मान बदल रहा है। तो देखिए वे राशि जिनका मान बदलता हो। ठीक है, जैसे x तो चर है, चरे राशि की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए x का मान कभी 2 आ रहा है, कभी x का मान 1 आ रहा है, कभी x का मान -2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए x का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मतलब वे राशि जिनका मान क्या होता हो? बदलता हो। x का मान 2 है, कभी 1 कभी -2, तो इसका मतलब मान बदल रहा है। तो जिनका मान बदल जाए वो चर राशि, और जिनका मान नहीं बदले वो अचर राशि। तो अचर राशि को भी हम लोग जान जाते हैं। अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि वे राशि कहलाते हैं जिनका मान नहीं बदलता हो। लिख देते हैं वे राशि जिनका मान नहीं बदलता हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जितने भी गिनती की संख्या हम लोग बचपन में जो पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब डॉट डॉट पूरा अनंत तक जितने भी है वो कौन सा राशि कहलाते हैं? तो वो अचर राशि कहलाते हैं। ठीक है, और A से लेकर Z तक जो है वो चर राशि कहलाते हैं, और चर राशि में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है XYZ का। जैसे हम बोले थे अभी कि ABCD को जो है ना हम लोग कभी कभी अचर के रूप में देखते हैं, जैसे कि लिख दिए 3x। तो एक बात बताइए, यहाँ पर x क्या है? तो आप लोग बोलिएगा x तो चर है। अच्छा ये 3 क्या है? अभी हमने पढ़ा 3 क्या है? तो 3 अचर है। उसी टाइप से हम अगर लिख दें ax, क्या लिख दिए? ax लिख दिए, तो यहाँ 3 के जगह पे क्या है? तो a है, और x के जगह पे तो x है ही। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये x है ना, ये x किसका काम कर रहा है, चर का। लेकिन यहाँ जो a नज़र आ रहा है ये काम कर रहा है किसका, तो अचर का। इसलिए हमने कहा कि कभी कभी a b c d जो है अचर का काम करता है। वो आप देख के पकड़ लीजिएगा कि कौन चर है कौन अचर है। तो अक्षर और अचर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक की ओर। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बच्चों बीजीय व्यंजक उसको कहते हैं, मतलब देखिए ये चर राशि है और ये अचर राशि है। ये चर राशि और अचर राशि को अगर मिक्स कर देंगे ना तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे हम लोग दूध में अगर चीनी और चाय पत्ती मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, तो चाय बन जाता है। उसी टाइप से हम लोग चर और अचर को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। लिख देते हैं चर और अचर के सम्मिलन को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं चर और अचर को, अचर के सम्मिलन को ही। जैसे चर क्या है यहाँ, जैसे x क्या है, चर है तो x ले लिए चर। अब प्लस 3 लिख दिए, 3 क्या है, तो 3 अचर है। तो x में 3 को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो x चर है और 3 अचर है, ये दोनों मिक्स हुआ तो ये जो x + 3 है तो ये बन गया, क्या बन गया, तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। तो ये एग्जाम्पल एक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 2x² + 3x + 2, ये भी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, देखिए x क्या है, चर, यहाँ भी x क्या है, चर, ये 2 क्या है, अचर, ये 3 क्या है, अचर। चर अचर सब मिक्स हुआ तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर के सम्मिलन को ही हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1 2 हो गया, एग्जाम्पल तीसरा ले सकते हैं, जैसे 3x ले लिए, ये भी बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि x क्या है, तो x चर है और ये 3 क्या है, अचर है। ये सब मिक्स हुआ तो बन गया बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक की परिभाषा ही है, चर और अचर को मिक्स कीजिए और बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का बीजीय व्यंजक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप लोग इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक का। और जो है अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो थोड़ा हम इसको मिटा दें, चलिए नहीं मिटाते हैं अभी पहले पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या, तो हम लोग तो पढ़े हुए हैं पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये गिनती की संख्या है। इसके आगे खाली शून्य लगा देने पर ये जो टोटली संख्या है बन जाता है पूर्ण संख्या। कंप्लीट है, जितने भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अनंत तक, वो सब का सब कौन सा संख्या कहलाएंगे, तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे। कंप्लीट है। चलिए अब एक बात और है कि जैसे a पर पावर m है, ठीक है, तो ये जो ऊपर में जो m देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं घात। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं POWER, पावर। और ये जो है a, इसको कहते हैं आधार, यानी ये इसको इंग्लिश में कहते हैं BASE, बेस। उसी टाइप से अगर हम एग्जाम्पल दें इसमें, कि एग्जाम्पल 1 लेते हैं कि 2 पर पावर 3, तो ये जो ऊपर में है m के जगह पे है और ऊपर वाले को कहते हैं घात, और यहाँ जो नीचे इसको कहते हैं आधार। ठीक है, जैसे और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 8 पर पावर -2 है, तो ये -2 क्या है, तो ये -2 घात है। और ये 8 क्या है, तो ये 8 आधार है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x है, इसमें घात क्या है, तो कुछ नहीं, तो x के ऊपर में क्या है, तो 1 है। तो x मतलब घात क्या हो गया, ऊपर वाले को तो घात हो गया 1, और ये जो x है ये क्या हो गया, ये हो गया आधार। तो आप लोग घात समझ गए किसे कहते हैं, आधार समझ गए किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या भी समझ गए। और एक दो बात बता देते हैं, जैसे कि a पर पावर प्लस का m है, इसका फॉर्मूला आता है 1/a पर पावर -m, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1/a पर पावर -m का फॉर्मूला, मतलब 1/a पर पावर a पर पावर m का फॉर्मूला हो गया 1/a पर पावर -m, या 1/a पर पावर -m का फॉर्मूला हो गया a पर पावर +m।
एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, 1/a पर पावर प्लस m। तो इनका फॉर्मूला होता है 1/a पर पावर प्लस का m है, इसका फॉर्मूला होता है a पर पावर माइनस m। एक और बट्टे को नहीं लिखे हैं, इसी चीज़ को लिखे हुए हैं, मगर यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है तो हम लोग क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं। दिक्कत नहीं है कोई। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिखते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा बहुत सारा, ये तो स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ तक का ले लें। थोड़ा यहाँ मिटाते हैं लिखने के लिए। इस सबको नोट करते चलिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए एक चीज़ है जैसे कि रूट एक्स है, रूट एक्स लिख दिए, जैसे कि 2 लिख दिए, तो हम मांग लिए एक्स का मान, तो क्या होगा। तो देखिए एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का एक्स लिख दिए, बराबर है बराबर लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए। और ये रूट जो है ना, ये रूट को अगर बराबर के उस पार भेजते हैं तो क्या चढ़ता है, तो स्क्वायर चढ़ता है। तो इस 2 में स्क्वायर को चढ़ा दिया, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसी टाइप से अगर रूट एक्स बराबर 3 ले लिए, तो एक्स का मान निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स का मान निकालेंगे 3, और रूट को अगर बराबर के उस पार भेजेंगे तो इस पर चढ़ जाएगा 2, तो इसीलिए एक्स बराबर हो गया, जिसको स्क्वायर कहते हैं। तो 3 पर पावर 2 का मतलब 3 दूनी 6 ने, मतलब 3 को 2 बार गुना, 3 तिया 9, कंप्लीट है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रूट एक्स को, ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो बहुपद का जो हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे ना, एक बार इनको अगर अच्छे से जान जाएंगे तो बहुपद का परिभाषा लिखते लिखते आप समझ जाइएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ताकि बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा तरह से अच्छे तरह से क्लियर हो सके। और ये वीडियो अगर आप मेरा देख लेते हैं तो आपका जो मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बहुपद से, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल फार्मूले के बारे में, ऑल कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक बेसिक लेवल से हम लोग सीखेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। चलिए अब जैसे रूट एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिखिए या एक्स पर पावर 1/2 लिखिए। अभी हमने जाना कि रूट को अगर बराबर के उस पर भेजते तो क्या चढ़ता है, तो स्क्वायर चढ़ता है। मगर हम ये यहाँ बता रहे हैं कि रूट एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि रूट एक्स को बराबर के उस पार भेज रहे हैं। बराबर के अगर रूट को अगर बराबर के उस पार भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, मगर हम ये बता रहे हैं कि रूट एक्स लिखिए या एक्स पर पावर 1/2 लिखिए, दोनों बात बराबर है। जैसे रूट वाई है, रूट वाई लिखिए या वाई के ऊपर में 1/2 लिख दीजिए। हाँ अगर ऐसा बोलते रूट वाई बराबर 3 है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो वाई बराबर लिखेंगे 3, रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, मगर बराबर के उस पर भेजेंगे तब ना स्क्वायर चढ़ेगा। हम ये बता रहे हैं कि रूट वाई को हम लोग वाई पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों बात एक ही है। यानी एक आदमी का 2 नाम होता है किसी किसी का, तो आप सौरभ बोलिए या गौरव बोलिए, दोनों उसी का नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो रूट वाई बोलिए या वाई पर पावर 1/2 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि रूट जेड ले लिए तो रूट जेड को लिख सकते हैं बराबर नहीं, या लिख सकते हैं जेड पर पावर 1/2, दोनों बात क्या है, तो समान है, एक ही है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने समझ लिया चर राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिनका मान क्या होता हो, बदलता हो, उसे चर राशि कहते हैं। और अचर राशि हमने सीखा, वे राशि जिनका मान क्या होता हो, नहीं बदलता हो, वे अचर राशि कहलाते हैं। उनका एग्जाम्पल ले चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ABCD से लेकर जेड तक। उसके बाद चर राशि अचर राशि समझने के बाद हम लोगों ने समझा बीजीय व्यंजक को। तो बीजीय व्यंजक का क्या था कि चर और अचर के सम्मिलन को ही बीजीय व्यंजक कहते थे, कि चर और अचर को मिक्स कर दिए तो बन गया बीजीय व्यंजक। फिर हमने पूर्ण संख्या को जाना कि कहाँ से, मतलब शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे a पर पावर m है तो m क्या है, तो m घात है, और नीचे जो से a क्या है, तो a आधार है। उसी टाइप से एग्जाम्पल लिए यहाँ पर। फिर हमने जाना कि 8 पर पावर जैसे -2 है तो -2 क्या है, तो -2 घात है, ये 8 क्या है, तो आधार है। फिर एक फार्मूला जाना a पर पावर m का फार्मूला था 1/a पर पावर -m, या हमने एक और फार्मूला जाना कि 1/a पर पावर m है तो इसको लिख सकते हैं, एक और बट्टे को ना लिख के a पर पावर इसी m को लिखे हैं, मगर इस एक और बट्टे को हटाने पे यहाँ पर प्लस है छिपा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखें। ये सूत्र ही होता है घातांक का, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं बहुपद के परिभाषा को, फिर हम लोग जो है बहुपद का एग्जाम्पल भी लेंगे। चलिए तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चड़की घात पूर्ण
संख्या हो, ठीक है, बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है, ठीक है। ये बहुपद का परिभाषा है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो ये जो बहुपद का परिभाषा लिखे हैं इसे आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि आपने इनके मूल बात को पकड़ लिया है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुपद का जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, ले लिए x² + 2, क्या यह बहुपद है? तो सबसे पहली बात परिभाषा पे जाते हैं बहुपद का। ऐसा बीजीय व्यंजक, एक लाइन ये है। तो x क्या है? तो x चर है। 2 क्या है? तो 2 अचर है। तो दोनों मिक्स हुआ तो क्या बना? तो चर अचर मिक्स होता था तो बीजीय व्यंजक बनता था। तो चर अचर मिक्स हुआ तो बीजीय व्यंजक हो गया। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, चर क्या है यहाँ? तो x है। तो इनकी घात किसको कहते हैं? अभी जस्ट बताया हमने कि जैसे a⁻m है, m मतलब ऊपर वाले को क्या कहते हैं? तो घात कहते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर x⁻2 है तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? तो घात कहते हैं। तो यहाँ बोला है ऐसा बीजीय व्यंजक, तो ये बीजीय व्यंजक है जिनके चर की घात, चर के ऊपर में क्या है? तो 2 है। तो चर की घात 2 है तो कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। और हमने जाना है कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सबको क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ चर की घात 2 है, क्या 2 पूर्ण संख्या नहीं है? 2 पूर्ण संख्या है, इसीलिए जो है x² + 2 जो है क्या है? तो एक बहुपद है। क्या आपको समझ में नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। देखिए इसमें यूज हुआ ऐसा बीजीय व्यंजक, इसमें यूज हुआ चर घात पूर्ण संख्या। तो हमने एक एक करके पढ़ लिया था कि बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, घात क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। इसलिए जो है हम लोगों को इतने आसान तरीके से ये समझ में आ गया कि x² + 2 बहुपद है या नहीं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि x² + √x + 3 यह बहुपद है या नहीं। देखिए पहले तो x² है, x² लिख दिए, प्लस x है, x लिख दीजिए। अच्छा हम ये बताए थे √x लिखिए, कहाँ गया? हाँ ये √x लिखिए या x पर पावर क्या लिखिए? 1/2 लिखिए। यानी √x को हम लिख सकते हैं x पर पावर कितना? 1/2, यानी x² + x पर पावर कितना? √x को x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिखते हैं x² + x पर पावर कितना? 1/2 और प्लस कितना? 3। तो परिभाषा है बहुपद का ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात। तो चर यहाँ पर जो है, ये दूसरा एग्जाम्पल में चर यहाँ भी है, चर यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चर की घात यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, इन दोनों की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है, इनकी घात तो 2 पूर्ण संख्या तो है, मगर यहाँ पर भी तो चर है तो इनका घात कितना है? तो इनका घात 1/2 है। तो यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए जो है ना, ये जो एग्जाम्पल 2 लिए हैं ये बहुपद क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम्पल से पकड़ना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल अब हम लोग तीसरा लेते हैं। ये सब बहुपद का जो है उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। जैसे कि 2/3x³ + 5/2 x² + √2x + 3। अब बताइए ये जो हम लोग संख्या लिए हैं ये बहुपद है या नहीं है? देखिए ये बहुपद है। कैसे है? देखिए जैसे कि हम लोगों का परिभाषा है ऐसा बीजीय व्यंजक, जैसे 3 क्या है? चर है। ये x क्या है? 3 अचर है। ये x क्या है? चर है। सब मिक्सिंग हुआ तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। और जिनके चर की घात, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक, सबसे पहली बात तो ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और जिनके चर की घात, यहाँ चर की घात, यहाँ x है, यहाँ भी x है चर, यहाँ भी क्या है? x है चर। चरों की घात देखना है हम लोगों को, अचर की घात नहीं, चर की घात। यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है। तो इनकी घात 3 है, इनकी घात 2 है, चर की घात। यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं क्या है? 1 है। तो चर की घात 3, 2, 1। क्या 3, 2, 1 पूर्ण संख्या है या नहीं है? हाँ है। चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद
है। कितने बच्चे ये सोचते होंगे सर रूट जो लगा हुआ है रूट 2 पे, अरे 2 क्या है तो 2 अचर है। अब 2 के ऊपर में हम 1/2 लिखे या 8/2 लिखे या 5/2 लिखे, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है चर की घात से। चर की घात यहाँ 3 है, यहाँ भी चर की घात 2 है, यहाँ भी चर की घात 1 है। चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। अचर से मतलब नहीं है, अचर की घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो चर की घात पूर्ण संख्या तो बहुपद, अचर की घात से मतलब है नहीं हम लोगों को। चलिए अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 है, क्या ये बहुपद है? तो सभी बच्चे बोलेंगे बहुपद नहीं है। ये बहुपद है। कैसे है देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, सबसे पहली बात तो ये अचर है और बीजीय व्यंजक बोला है पहले ही कि ऐसा बीजीय व्यंजक, चर अचर मिलेगा तभी ना बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन हमने घातांक में फॉर्मूला पढ़ा था, स्टार्ट में हम इधर लिख देते हैं कि x पर पावर 0 उसका मान कितना 1, या 3 पर पावर 0 उसका मान कितना 1, किसी पर पावर 0 उसका मान होता है 1। उसी टाइप से यहाँ 5 है, अगर हम इसको लिख दें बराबर 5x पर पावर 0, देखिए 5 का 5 लिख दिए, बीच में कुछ गुना लिख दिया, किसी पावर 0 उसका मान 1, 5 गुना 1 होगा कितना हो जाएगा 5। क्या 5 में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन इससे ये हुआ कि ये 5 क्या है तो ये 5 अचर है, ये x क्या है चर है, ये दोनों का मिलन हुआ यानी मिक्स हुआ, ये दोनों जैसे मिक्स हुआ वैसे बन गया बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात। यहाँ चर की घात x क्या है चर, इनकी घात कितना है 0, तो यहाँ बोला है चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या शून्य पूर्ण संख्या नहीं है? हाँ है, इसलिए जो है 5 क्या है तो 5 बहुपद है। ठीक है, चलिए जैसे 5 बहुपद है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये जितना भी है, या 0 या -1 -2 -3, ये सब का सब बहुपद है। अर्थात कहने का मतलब है कि स्टार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि सभी पूर्णांक यानी ब्रैकेट में लिख देते हैं, इधर 0 इधर 1 इधर 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 डॉट 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 डॉट, ये सब का सब सभी पूर्णांक क्या हैं बहुपद होते हैं। जैसे 5 ले लिए, अब -5 ले लेते, उससे क्या मतलब था, माइनस तो है ये है, 5 तो क्या है 5 अचर है, x चर है, तो चर अचर मिला तो चर की घात पूर्ण संख्या है। ये माइनस प्लस से भी हम लोगों को मतलब नहीं है, हमें चर की घात देखनी है क्या, अगर वो पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। तो सभी पूर्णांक जितने भी पूर्णांक हैं वो सबका सब क्या होता है तो वो सबका सब बहुपद होता है। पूरा क्लियर हो गया होगा। और भी 1-2 एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल 5 लेते हैं, ले लिए आपका जैसे हाँ 1/x+2 ले लिए का होल स्क्वायर ले लिए। ठीक है, तो देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था 1/a पर पावर m बताया था, 1 का 1 है, यहाँ बट्टे का बट्टे भी है, a के जगह पे x+2 है, इतना बड़ा चीज़ है a के जगह पे, m के जगह पे देखिए 2 है, नहीं लग रहा है ऐसा। और इनका फॉर्मूला देखिए हमने बताया अभी 1/a पर पावर m है, तो 1 और बट्टे को नहीं लिखे हैं, इसी चीज़ को लिखे हैं, मगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखे माइनस। उसी टाइप से 1 और बट्टे को नहीं लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे, x+2 को लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 के आगे में प्लस है तो हम लोग लिखेंगे -2। तो जब इसको ऊपर लिखे गए तो किस में चले गया, माइनस में देके चले गया। तो हम लोगों का जो परिभाषा होता है ऐसा बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक जो हम लोग पढ़े हैं अंदर में चर अचर का सम्मिलन हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ, चर की घात पूर्ण संख्या भी है। देखिए ये चर है ये अचर है, ये दोनों का मिक्सिंग हुआ तो ये पूर्ण संख्या बीजीय व्यंजक बना, चर की घात पूर्ण संख्या भी है, मगर इसके बाहर क्या है -2 है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी जब इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो वो माइनस में चले जाएगा और माइनस पे जाने के बाद ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जितने भी ऐसा टाइप का एग्जांपल देंगे, जैसे कि ये दे दिए 1/x+2 दे दिए, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे कि ओनली अच्छा ऐसा लेते हैं 1/x² लिए, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 1/a पर पावर m लग रहा है, 1 और बट्टे को नहीं लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे, x⁻2 को लिख दिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। तो आगे में इसका कुछ नहीं गुना में क्या छिपा है तो 1 छिपा हुआ है, तो x चर है, ये 1 क्या है अचर है, तो ये दोनों का मिक्सिंग हुआ तो बीजीय व्यंजक बन गया। लेकिन चर की घात क्या होनी चाहिए तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो -2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए जो है ये क्या है बहुपद क्या है नहीं है। ठीक है, ये 5वां और 6ठा क्या है बहुपद नहीं है। ठीक है ना।
हाँ, अगर ऐसा देते, सातवां एग्जाम्पल ऐसा देते जैसे कि 1/x⁻² दे देते। अब बताइए बहुपद है या नहीं? हाँ बहुपद है। कैसे? देखिए 1/x⁻² है, एक और बट्टे को हटाएंगे, लिखेंगे किसको? x⁻² को, लेकिन प्लस रहता था तो माइनस लिखते थे, माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, तो यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ x² हो गया, और x² के आगे में कुछ नहीं तो गुना छिपा एक रहता है, तो x चर है, ये एक अचर है, तो ये दोनों मिक्स हुआ तो चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है ये क्या है? कि बहुपद है। और ये कौन सा बहुपद है? इनकी घात कितनी है? तो 2 है, तो दो जिसकी घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम लोग 5 लिए थे, -5 लिए थे, जैसे 5 लिए थे तो 5 क्या है? तो 5 अचर है, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी, ये सब का सब बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है? तो अचर बहुपद है। तो हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया बहुपद का। आशा करते हैं कि पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में और मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में तो फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव पूछना ही पूछना, ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन बहुपद है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को मतलब पहचानना रहेगा। उसी टाइप से अगर यही भी दे सकता है सवाल में कि निम्नलिखित में बताइए कौन बहुपद नहीं है, यानी बहुपद नहीं है, देख लेंगे कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। तो बहुपद का परिभाषा हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। इनका बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल भी ले चुके हैं। बाकी बात ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे इन्हें भी हमने अच्छे तरीके से समझा चुका है आप लोगों को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर जो है हम लोग अब चलेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग 2-4 और फार्मूले को पढ़ेंगे, उसके बाद इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो है बेसिक क्लास समाप्त होगा, अध्याय तो जैसे प्रश्नावली तो स्टार्ट ही होगा इसके बाद। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे मिटा देते हैं। अब अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपको डाउट का सल्यूशन होगा। अब हम लोग जानते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के प्रकार, जितने भी छोटे छोटे बातें हम लोग सब इसमें कर लेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कुछ भी ना छूटे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना के धर देना है। चलिए, बहुपद का जो प्रकार होता है, एक होता है घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। ठीक है, बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर भी होता है और पदों के आधार पर भी होता है। तो घातों के आधार पर बहुपद जो है 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका एक घाती बहुपद, जिसका दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। ठीक है, ये बहुपद का पहला प्रकार है घातों के आधार पर। उसके बाद थोड़ा हटा के लिखते हैं, द्विघाती बहुपद। फिर तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। चौथा अचर बहुपद। फिर शून्य बहुपद। तो 1 2 3 4 5, तो घातों के आधार पर हम लोग मुख्यतः 5 प्रकार के पढ़ेंगे, और पदों के आधार पर जो है हम लोग जो है 3 प्रकार के पढ़ेंगे मुख्यतः। एक पदीय बहुपद, फिर द्विपदीय बहुपद, फिर त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं कि बहुपद के जो प्रकार होते हैं, एक होते हैं घातों के आधार पर, एक होते हैं पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर जो बहुपद का जो प्रकार होता है, पहला हो गया एक घाती, दूसरा हो गया द्विघाती, तीसरा त्रिघाती,
और चौथा अचर, पांचवा शून्य। तो एक घाती बहुपद उसे कहते हैं जिनका घात कितना हो, जिनके चर की घात कितना हो, तो एक हो। ठीक है, यानी जैसे x+2 ले लिए, इसके ऊपर में कुछ नहीं क्या है, एक है, तो इनकी घात कितनी हुई, चर की घात कितनी हुई, तो एक हुई। तो इसका मतलब है ये एक घाती बहुपद हो गया। एक घाती बहुपद का ही दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। यहाँ एक घाती के लिए हम लोग लिख सकते हैं जिनका घात कितना हो, एक हो। ठीक है, और द्विघाती के लिए जिनका घात कितना हो, 2 हो। और त्रिघाती के लिए जिनका घात कितना हो, तो 3 हो। जिनका घात 3 वो त्रिघाती, जिनका घात 2 वो द्विघाती, और जिनका घात 1 वो एक घाती या रैखिक बहुपद। ठीक है, और इन सबों में तो जिनका घात 0 हो वो अचर बहुपद। क्या जिनका घात क्या हो, 0 हो तो वो अचर बहुपद कहलाता है। देखिए एक घाती बहुपद, जैसे एग्जांपल ले लिए x+2 ले लिए, जैसे एग्जांपल 1 लिए, एग्जांपल 2 ले सकते हैं, x+3 ले सकते हैं, या एग्जांपल थर्ड में 3x+2 ले सकते हैं। ये जितने भी लिए हैं एग्जांपल, ये सबका सब क्या है, तो एक घाती बहुपद का उदाहरण है। मतलब सबका देखिए घात कितना है, तो 1 है। तो जिनका घात 1 वो एक घाती या रैखिक बहुपद। ठीक है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन रैखिक बहुपद के व्यंजक हैं। तो आप लोगों को देखना है कि जिनका चर की घात जिनका देख लेंगे 1 है, तो वो रैखिक बहुपद का व्यंजक है। ठीक है, और एक चीज़ जान जाते हैं कि रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का इन सभी का व्यापक रूप। ये व्यापक रूप का मतलब हुआ इसी रूप का, हम लोग जो एग्जांपल लिखते हैं ना, इसी के रूप का लिखते हैं। जैसे व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax+b। ठीक है, तो ax+b जो लिखे हैं ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। और व्यापक रूप का कहने का मतलब हुआ कि इसी के रूप का जितना भी हम लोग लेंगे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का जितना भी एग्जाम्पल लेंगे इसी के रूप का होगा। जैसे हम लोग जो लिए हैं, जैसे एग्जांपल 2x+3 ले लिए हैं, ये जो 2 है क्या है, तो ये 2 a के स्थान पे है, ये x के स्थान पे x है, ये है b के स्थान पे क्या है, तो 3 है। तो क्या इसी के रूप का ये नहीं है, इसी को कहते हैं व्यापक रूप। जैसे हम लोग लिए हैं एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 जैसे कि ये लिए हैं x+2 लिए हैं। कितना बच्चा बोलेंगे सर ये इसका रूप का तो नहीं है, क्योंकि इसमें a कहाँ है। अरे भैया कुछ नहीं तो आगे में कुछ नहीं तो क्या, एक छिपा हुआ रहता है गुना में। ठीक है, और a और x के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। तो यहाँ a के स्थान पे कितना है, 1 है, और x तो x ये है, b के स्थान पे कितना है, तो 2 है। तो इनका व्यापक रूप क्या हो गया रैखिक बहुपद का, ax+b। अगर यही रहता रैखिक बहुपद के जगह अगर हम लिख दें समीकरण, बहुपद की जगह क्या लिख दें, समीकरण, तो रैखिक समीकरण में करना क्या है कि अगर बोलेगा कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो बराबर देके अपने मन से क्या लगा देंगे, ओनली 0 लगा देंगे। तो ये बन गया रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगर 0 ना लगाएं तो ये बना हुआ है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा। जिनका घात 1 हो जाए वो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, इनका व्यापक रूप ax+b होता है, जो कि फाइनल एग्जाम ऑब्जेक्टिव में कई बार इस तरह से पूछा जाता है। तो आप अगर शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर वॉच कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल जाएगा आपका। चलिए अब द्विघात समझते हैं। तो जिनका घात 2 हो, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2x² + 3x+2। क्या यहाँ चर की घात कितना है, तो 2 है। अब यहाँ बोलिएगा सर चर की घात 1 भी तो है, तो जिनका घात अधिक रहेगा गिनती उसका होगा। अभी जैसे कि 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो इसलिए जो है गिनती 2 का होगा। तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर की घात क्या है, तो 2 है। 1 भी है मगर अधिक जिसका घात होगा उसका गिनती होगा। तो चर की घात 2 है, तो इसका मतलब जो है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि जिनका घात कितना हो, तो जिनका घात 2 हो, तो वही क्या कहलाता है, तो वही द्विघात बहुपद कहलाता है। ये एग्जांपल 1 क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल 2, जैसे 3x² ले लिया, ओनली 3x² भी लेंगे तो ये भी क्या होगा, तो ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 3 ले सकते हैं 5x² + 3, ओनली 5x² + 3 भी क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि देखिए ये चर है, ये अचर है, चर अचर मिक्स हुआ, चर की घात पूर्ण संख्या है, और जिनकी घात 2 वो द्विघात बहुपद। जिस तरह से हम लोग रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पढ़े ax+b, उसी टाइप से द्विघात बहुपद का भी जो है का व्यापक रूप होता है, जिसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c।
यानी व्यापक रूप का कहने का मतलब हुआ इसी के रूप का जो है द्विघात बहुपद होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं 2x², तो जैसे हम लोग ले सकते हैं, चलिए तो ये जो एग्जाम्पल लिए उसको हटाइए, यहाँ जो ले रहे हैं देखिए 4x² + 3x + 2। अब देखिए ए के जगह पे 4 है, x² तो x² ही है, प्लस का प्लस है, बी के जगह में 3 है, x के जगह में x है, सी के जगह में कितना है तो 2 है, तो ये इसी के रूप का नहीं है, तो इसे ही कहते हैं व्यापक रूप। तो जो है आपका जो फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है निम्नलिखित में, या द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित में कौन होता है, तो ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। व्यापक रूप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग त्रिघात का पढ़ते हैं। यहाँ बीच में कुछ नहीं क्या छुपा रहता है तो गुना छुपा रहता है, तो x² का गुणांक कितना है तो a है, x का गुणांक कितना है तो b है, और ये जो c देख रहे हैं ना इसे कहते हैं अचर पद। जैसे यहाँ पर बताइए, यहाँ x के साथ में गुणांक क्या है तो a है, तो इसका मतलब x का गुणांक क्या है तो a है, और ये जो b है ना यहाँ b अचर का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब त्रिघात बहुपद, यानी जिनका घात कितना हो तो जिनका घात 3 हो वो कौन सा बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं 2x³ ये चर ये अचर, चर की घात पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या वो भी घात कितनी है तो 3 है, घात 3, तो ये बन गया त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल 1 ले लिए, एग्जाम्पल 2 ले सकते हैं 2x³ + 5x² + 3x + 2। अब देखिए यहाँ घात 3 भी है, 2 भी है और घात 1 भी है। कितने बच्चे सोचेंगे सर ये तो द्विघात बहुपद है, सर रैखिक बहुपद है क्योंकि एक घात देखें, कोई बोलेंगे सर 3 घात है त्रिघात बहुपद है, मगर अधिक किसका घात मतलब अधिक किसका घात है तो x का घात कितना है 3 है, अधिक जिसका घात रहेगा उसी का मतलब गिनती होगा त्रिघात बहुपद। जैसे इसका घात 3 है तो इसका गिनती हो गया त्रिघात बहुपद पे, ठीक है। तो इसका भी जो है ना व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ये होता है ax³ + bx² + cx + d, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d, इन्हें आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिया है 2x³, तो देखिए a के जगह में 2 है, x³ के जगह में क्या है x³ ही है, प्लस है प्लस लिख दिए, b के जगह में क्या है 5 है, x² का x² भी है, प्लस c के जगह में क्या है 3 है, x के जगह में x है, प्लस d के जगह में क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पर बताइए x और a के बीच, x³ और a के बीच में कुछ क्या है गुना है, तो x³ का गुणांक क्या हो गया a हो गया, x² का गुणांक क्या हो गया तो b हो गया, x का गुणांक क्या हो गया तो c हो गया, और ये d क्या है तो यहाँ d किसका काम कर रहा है तो ये d अचर पद का काम कर रहा है, ठीक है। इन्हें हम विस्तार में अभी व्यापक रूप के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यापक रूप जो है ये द्विघात, ये रैखिक बहुपद का हो गया, ये द्विघात बहुपद का हो गया, ये त्रिघात बहुपद का हो गया। तो व्यापक रूप आप लोग जो है एक बार जरूर याद कर लें, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में बताइए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो आप लोग जो है इनका जो है इनको याद कर लें, ठीक है। अब अचर बहुपद समझते हैं। तो अचर बहुपद तो हम लोग वैसे समझ गए हैं कि जितने भी जैसे 1 2 3 4 5 ये सब डॉट 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 ये सब का सब क्या है तो ये अचर बहुपद है। जैसे कि हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल में 4 लिए हैं, तो देखिए 4 ये अचर बहुपद है। कैसे देखिए 4 को लिख सकते हैं 4x⁻0 और किसी पावर 0 उसका मान कितना 1, तो इससे 4 है, 4 बीच में कुछ गुना है, 4 किसी पावर 0 उसका मान 1, 4 गुना करेंगे तो 4 ही होगा। 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हमारा बहुपद का परिभाषा है ये चर है ये अचर है, तो चर अचर मिक्स हुआ, चर की घात 0 है तो 0 क्या है पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब जो है ये क्या है 4 क्या है तो ये अचर बहुपद है। 1 2 3 जब 4 है तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, करोड़ों हो सकता है, वो सब का सब बहुपद है, ठीक है। तो वो कौन सा बहुपद है तो वो अचर बहुपद है। अगर कोई बोले कि ये 5 बहुपद है, हाँ बहुपद है, कौन सा बहुपद है तो अचर बहुपद है। अब एक बात बताइए, अचर बहुपद है, अचर बहुपद में जैसे हम लोग x अपने मन से लगाए, हम x ही क्यों लगा रहे हैं, हम y भी लगा सकते हैं ना। जैसे 4 जैसे 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 5 z⁻0, z भी तो चर है, ये चर ये अचर मिक्स हुआ, चर की घात पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये क्या है बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है तो ये अचर बहुपद है। और एक बात ध्यान रखिए कि अचर बहुपद का चर की जो घात है क्या होती है तो शून्य होती है। एक बार मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में ये पूछा है कि बहुपद के चर की घात कौन सी संख्या होती है, तो अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो बहुपद में चर की घात कौन सी संख्या होती है तो पूर्ण संख्या होती है। इन्हें भी आप याद कर लें। अगर आप शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर वॉच कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव है बहुपद से पूछा जाएगा, आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसलिए आप जो है इसे अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। अब शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जैसे शून्य है,
ये बहुपद है। कैसे बहुपद है? जैसे इसको लिख सकते हैं 0 गुना 2x²। 0 से कोई भी चीज़ गुना होता है तो हो जाता है 0, लेकिन इससे क्या होगा, जैसे 0 गुना 2x², 0 ही हो गया, फर्क तो नहीं पड़ा इसमें। लेकिन इससे ये हुआ x चर है, ये 2 क्या है, अचर है। चर अचर मिक्स हुआ, अचर की घात 2, 2 क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो चर अचर मिक्स हुआ, चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है शून्य जो है बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है? तो शून्य, शून्य बहुपद है। एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं 0x³ 0 × x³ बीच में गुना है, और आगे में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 अगर आगे में घात 1 हो जाएगा अचर, चर हो जाएगा x, मिक्स हुआ, चर की घात पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद है। तो हम लोगों ने घातों के आधार पर बहुपद को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। पहला एक घाती या रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद, चौथा अचर बहुपद, पांचवा शून्य बहुपद। और एक बात ये कि जैसे कि एक घाती बहुपद है तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो जितनी घात होगी उतनी शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का शून्यकों का अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। क्यों? इसका अधिकतम घात कितना होता है? तो 2 होता है। मतलब जिसका घात 2 हो, मतलब द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जिनका घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या घात 3 है तो 3 होगा अधिकतम संख्या शून्यकों की, ठीक है। तो ये हम लोग घातों के आधार पर जाने हैं। अब बहुपद के प्रकार जो है हम लोग पदों के आधार पर करते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब पदों के आधार पर एक पदीय का मतलब हुआ जैसे 2x, इसमें क्या गो पद है? इसमें एक ही पद है। जैसे 3, इसमें क्या गो पद है? एक ही पद है। जैसे 5x², इसमें एक ही पद है। मतलब जो एक पद में हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, जो 2 पद में हो उसे द्विपदीय कहते हैं, जो 3 पद में हो उसे त्रिपदीय कहते हैं, जो 4 पद में होगा चतुर्थपदीय कहते हैं। तो लेकिन हम लोग मुख्यतः 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे 2x + 3, इसमें कितने पद हैं? इधर 1 और इधर 1, एक एक कितने पद? 2 पद। तो ये हो गया द्विपदीय बहुपद। जैसे 5x² + 3x + 2, 1 2 3 क्या पद हैं? 3 पद हैं, तो इसको कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। अब जैसे कि कोई बच्चा सोचेगा 2x है + 3 है, इसमें जोड़ देते हैं 2, तो ये त्रिपदीय होना चाहिए। 1 2 3, आपको पता ही है कि 3 2 कितना होता है? तो 5 होता है। तो ये इसको लिख सकते हैं 2x + कितना? 5। तो ये एक एक द्विपदीय ही हुआ। तो ये आप लोग मिस्टेक ना करें कि अगर इसमें +2 दे दिया तो आप उसको त्रिपदीय समझ लीजिएगा, वैसा नहीं कीजिएगा। तो आपको जो है बहुपद का जो प्रकार है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम जो है बहुपद के आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम जो प्रश्नावली बनाएंगे 2.2, वहाँ पे इस सूत्र का उपयोग होगा जो हम बताने वाले हैं जांच में। मतलब वहाँ पर कहेगा आपको कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करें। और ये सब सवाल बनाने से पहले अगर ये सूत्र आप नहीं जानेंगे तो आपको वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए दिक्कत ना हो इसके लिए ये फार्मूला को हम लोग अभी ही पढ़ लेते हैं। तो फार्मूला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। अच्छा, पहले द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ax²। इसका व्यापक रूप पहले लिख लेते हैं द्विघात का, ax² + bx + c व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है यदि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, यदि द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक, एगो अल्फा हो और एगो बीटा हो, तो अल्फा + बीटा, क्योंकि हमें कहा गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का, एक शून्यक मान लिया अल्फा है, दूसरा शून्यक मान लिया बीटा है, तो इन्हीं 2 शून्यकों का योगफल, मतलब बीच में क्या जोड़, क्या होता है फॉर्मूला? -x का गुणांक, माइनस का माइनस लिख दीजिए। एक बात बताइए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c,
यहाँ कहा गया है x का गुणांक। और एक बात बता देते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर है, अब बी एक्स है और सी है, इनके ए और एक्स के बीच में कुछ क्या है, गुना है। बी और एक्स के बीच में कुछ क्या है, गुना है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना वो ए हो गया, और यहाँ एक्स का जो गुणांक है ना वो बी हो गया। ये जो बचा उसे कहते हैं अचर पद। तो यहाँ पर कहा गया है एक्स का गुणांक। तो बताइए द्विघात का जो व्यापक रूप होता है यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ बी है, तो x का गुणांक की जगह हम लोग b लिख सकते हैं, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो a है, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हो गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट में। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर नहीं लिखना है तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए लिख दीजिए, दोनों बात बराबर है। तो ठीक है, अब जो है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यानी इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात द्विघात बहुपद में अगर द्विघात बहुपद का दो गो शून्यक, एगो क्या हो अल्फा हो, एगो क्या हो बीटा हो। ठीक है, एक अल्फा हो एक बीटा हो, एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा अगर हो, द्विघात बहुपद के दो गो शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा हो, तो इनका कौन चीज गुणनफल, यानी बीच में बिंदु अगर दे दिए नहीं ठो, इसका मतलब दशमलव नहीं पूछ लीजिएगा, इसका मतलब गुना। जैसे 2.3 लिखते हैं ये अलग बात है, आप 2x लिख दिए इसके बीच में कुछ क्या है, गुना है, तो अपने आप आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे 2ab लिखते हैं, यहाँ बीच में बिंदु लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि 2.ab, 2 गुना a गुना b इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी बीच में क्या है तो इंटू है, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। इतना बड़ा लाइन की जगह हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये लाइन का बात, ये छोटा सा एक अल्फा इंटू बीटा लिखने से ये लाइन को मतलब उसी के बराबर होता है। अब बराबर अचर पद, तो अभी हम लोगों ने द्विघात का क्या माना, मतलब मानक रूप क्या माना है, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अचर पद किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, जो बाकी बचा ना ये सी, इसी को कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं सी को, तो सी को कहते हैं अचर पद। किसमें, तो द्विघात बहुपद में। तो अचर पद के जगह हम लिख सकते हैं सी, अब बट्टे है बट्टे लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो ए है, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र हो गया सी बाई ए। तो द्विघात बहुपद में दो मतलब फॉर्मूले होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और द्विघात बोले तो अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल बोले अगर तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, तो ये द्विघात का क्लियर हो गया। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के जैसे हम लोग बोले योगफल, तो त्रिघात का भी योगफल और दो दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, और त्रिघात बहुपद के गुणनफल का भी सूत्र को जानेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट मिटाने से पहले आप लोग ले लीजिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए अब त्रिघात के बारे में करते हैं। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है बच्चों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। सबसे पहली बात तो ये जान जाइए कि त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी एक्स क्यूब के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहते हैं, एक्स के गुणांक को सी कहते हैं, बाकी जो ये डी जो बचा ना इसको कहते हैं अचर पद। ठीक है, तो देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अर्थात त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यदि त्रिघात बहुपद का जो त्रिघात बहुपद है तो शून्यक भी 3 गो होगा, तो त्रिघात बहुपद का यदि शून्यक एगो अल्फा हो एगो बीटा हो एगो गामा हो, यानी एगो अल्फा हो एगो बीटा हो एगो गामा हो,
यानी त्रिघात बहुपद के जो है 3 गो शून्य, एगो अल्फा बीटा एगो गामा हो तो शून्यकों का क्या बोला है, योगफल, यानी सबके बीच में क्या, योग मतलब जोड़, बराबर फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, त्रिघात के पास आते हैं, त्रिघात के व्यापक रूप के पास आते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि व्यापक रूप का क्या महत्व है इस दूसरे अध्याय में। तो यहाँ कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक त्रिघात में किसको कहते हैं, तो बी को कहते हैं। तो लिख देंगे माइनस बी अब बाय एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाय ए, ठीक है। ये फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो इसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। चलिए अब जो है त्रिघात बहुपद के दो थोड़ा सा कम जग रहा है तो सब मार्कर ले लेते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणन फलों का योगफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, अर्थात त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों को साथ लेकर, त्रिघात बहुपद का दो शून्यक मान के चलते, त्रिघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा, एक शून्यक बीटा, एक शून्यक गामा है। तो इनका जो शून्यक है ना, दो गो शून्यक को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, अर्थात कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी अल्फा बीटा कै गो शून्यक है, 2 गो, बीटा गामा कै गो है, 2 गो, गामा अल्फा कै गो है, 2 गो। तो 2 गो शून्यक, 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, तो दो शून्यकों को साथ लेकर, साथ लिए हैं, उनके गुणनफलों, तो बीच में क्या है, बिंदु, बिंदु मतलब गुणनफल, गुणनफलों का योगफल यानी जोड़ यानी प्लस। समझ में आया कि दो गो शून्यक को साथ में लेकर उनके गुणनफलों का, बीच में गुना है का योगफल यानी जोड़। इतना बड़ा लाइन का कहने का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या होता है त्रिघात में, एक्स का गुणांक को कहते हैं हम लोग सी कहते हैं, तो लिख देते हैं सी अब बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या कहते हैं त्रिघात में, तो ए कहते हैं, सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला हो गया सी बाय ए। ठीक है बच्चों, चलिए अब लास्ट इसका है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, अर्थात त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। माना कि इसका शून्य एगो अल्फा एगो बीटा एगो गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, सबके बीच में गुना है, बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का माइनस लिख दीजिए अचर पद। तो त्रिघात में अचर पद क्या होता है, तो डी होता है। हमने बताया अभी कि त्रिघात बहुपद में अचर पद का काम करता है डी, तो अचर पद के जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी अब बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, तो ए है, तो एक्स क्यूब के गुणांक की जगह हम लिख देंगे ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर लिख दिया माइनस डी बाय ए। तो त्रिघात का जितना फार्मूला होता है उन्हें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अगर कहीं फिर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी जो है बोर्ड एग्जाम में बहुपद से कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जितने भी सवाल को हमने मतलब बताया है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को सबको कॉपी में उतार के धीरे धीरे आप लोग याद करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ से आपका जो है बोर्ड एग्जाम में कोई भी मतलब प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब बस वीडियो अब ख़त्म ही होने वाला है।
थोड़ा मोड़ा 1-2 फार्मूला बचा हुआ है, उनको भी कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो को जो है हम लोग एंड कर देंगे, फिर प्रश्नावली पे चलेंगे हम लोग एकदम विस्तार से और अच्छे तरीके से प्रश्नावली को बनाते हुए चलेंगे। फिर तीसरा अध्याय स्टार्ट होगा। तो द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है, इनका सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इस a को देख के घबराइए मत, ये a हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि इनका भी काम है। बहुत सारी किताब में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, वो भी सही है, एकदम सही है। और ये जो हम लिखे हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी बिल्कुल सही है। जब हम इस पर एक सवाल बनाएंगे, जब प्रश्नावली में सवाल बनाएंगे, तो आप देखिएगा इस a के स्थान पर हम लोग कौन सा संख्या को रखते हैं, आराम से आपको वहाँ समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम a लिख दिए हैं तो ये मतलब फार्मूला गलती हो जाएगा। अगर हम a नहीं भी लिखें तो भी ये फार्मूला सही है, अगर हम a लिख भी दें तो भी ये फार्मूला हम लोगों का सही है। तो ये फार्मूला हो गया आप लोगों का द्विघात बहुपद का सूत्र। इसी टाइप से जो है एक होता है अच्छा, ये सूत्र जो दिया गया है इसमें कहेगा क्या कि आपको द्विघात बहुपद का शून्य, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योगफल द्विघात का, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप लोगों को दिया रहेगा मान उसका, तो उनके जगह पर उसका मान बैठा के और ये द्विघात बहुपद का सूत्र लगा के आप निकाल सकते हैं। चलिए वो चैप्टर में बताएंगे हम, प्रश्नावली में फिलहाल इस फॉर्मूले को देख लीजिए कि द्विघात बहुपद का ये सूत्र होता है और त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स और प्लस यहाँ लिखना था, वहाँ कहाँ लिखेंगे, वहाँ जगह ही नहीं है। चलिए और लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये होता है सूत्र किसका, त्रिघात बहुपद का, ठीक है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया ये। चलिए बिल्कुल सही है ये सब। अब जो है हम लोग जो है अब जान जाते हैं, किसको जाने, अब लगभग सब कुछ तो हम लोग पढ़ ही लिए, ठीक है। चलिए सब कुछ हम लोगों का हो गया पूरा क्लीन 3। अब जो है आप लोगों का काम है कि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी मतलब जितना भी मेरा जो बताया गया है सबको अच्छा से कॉपी में नोट करके सबको धीरे धीरे याद करते चलिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो है अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कक्षा 10 का ऑल फार्मूला उसमें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं अब प्रश्नावली पे।